नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। नई संसद भवन में प्रवेश करते ही हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। यानी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला। ये फैसला बहुत क्रांतिकारी है, बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि इसकी मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी। हमारे देश में महिलाओं की जनसंख्या लगभग पुरुषों के बराबर है, लेकिन राज्य की विधानसभा में और हमारी संसद भवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम रही। इस वजह से इस फैसले को क्रांतिकारी कहा जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद महिलाओं की भागीदारी अब राजनीति में बढ़ेगी। 1996 से लेके 2023 तक, यानी कल तक, कई बार प्रयास किए गए इस विधेयक को लाने का। यानी विधेयक तो आया, लेकिन वो कानून नहीं बन सका। अटल जी भी प्रयास किए, फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार भी प्रयास की, लेकिन फाइनली प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस विधेयक को लाया है और उसको कानून बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति जाहिर की है, उससे लग रहा है कि अब महिलाओं को न्याय मिलेगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी राजनीति में। अब थोड़ा बात करते हैं मित्रों कि अब तक महिलाओं की भागीदारी की हालत क्या रही है हमारे देश में, और इस आरक्षण विधेयक की कितनी जरूरत थी और क्यों इसको इतना ऐतिहासिक कहा जा रहा है। तो चलिए अब इसकी थोड़ी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि 1950 में जब भारत आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 1980 तक खाली 5% भागीदारी रही महिलाओं की राजनीति में। यानी देश में महिला और पुरुष की जनसंख्या लगभग बराबर ही थी, लेकिन चला कौन रहा था? 95% पुरुष 1980 तक। फिर 1980 से लेकर 2000 के बीच में खाली 2% की बढ़ोतरी हुई, यानी महिलाओं की भागीदारी 7% हुई। फिर 2000 से लेके 2010 के बीच में 5% 3% और बढ़ी, यानी 10% के करीब हो गई, और आज 2023 में लगभग 14 से 15% के बीच है। यानी आज भी हमारी विधानसभा और हमारी संसद में 85% पुरुष ही देश को चलाते हैं, महिलाओं की भागीदारी खाली 15% है। और विश्व के स्तर में भी हमारे देश की हालत बहुत खराब है। एक संस्था है जो विश्व के देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी करती है। इसमें हमारी हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी खराब है, यानी सबसे खराब हालत हमारी है। हमारी रैंकिंग 148 है, जबकि बांग्लादेश 116 और पाकिस्तान 120 रैंकिंग के साथ अच्छी पोजीशन में है। चाइना भी हमसे अच्छी पोजीशन में है, उसकी रैंकिंग 46 है। यानी हम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मामले में दुनिया में सबसे पिछड़े हैं। और मित्रों, बात यह है कि सबसे आदर्श और सबसे अच्छा समाज वही कहा जाता है जहां महिलाएं सशक्त होती हैं, महिलाएं मजबूत होती हैं, सक्षम होती हैं, क्योंकि महिलाएं समाज की आधी जनसंख्या होती हैं। अब जिस समाज में आधी जनसंख्या की पहुंच ही देश के संसाधनों तक ना हो, देश के बड़े पदों तक ना हो, उनकी मजबूत जगहों पे उनकी भागीदारी ना हो, तो फिर वो समाज अच्छा, मजबूत, सक्षम कैसे कहलाएगा। तो ये एक कमी थी हमारे समाज की, जिसको अब धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की जा रही है। और अब बात करते हैं कि ये जो विधेयक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के अनुसार देश की लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। यानी अभी लोकसभा की लगभग 545 सीटें हैं, जिनमें से अब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी प्रकार देश भर में जितनी विधानसभा है, उनमें लगभग 4150 सीटें हैं, जिनमें से 1375 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी इन सीटों पर अब सिर्फ महिला प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ेंगी, इसके अलावा और दूसरे जो पुरुष है वो नहीं लड़ सकेंगे। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। सिर्फ वो सीटें, मतलब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि सीधे जनता से चुन के आते हैं। और अब एक चीज ये कही जा रही है कि इस विधेयक को लागू होने में समय लगेगा, इसलिए जो विपक्षी दल है वो थोड़ी बुराई कर रहे हैं इसकी। मतलब कारण ये है कि जो सरकार है, उसने विधेयक में ये प्रावधान किया है कि ये जो आरक्षण वाला विधेयक है, ये जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद लागू होगा। आखिरी जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी, 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाई। अब जनगणना 2025 से 26 में होने की उम्मीद है। जब जनगणना होगी तो फिर उसके बाद परिसीमन होगा। आइए मित्रों, समझते हैं कि ये परिसीमन क्या है। परिसीमन का मतलब ये है कि लास्ट टाइम 1971 में परिसीमन हुआ था। यानी 1971 में जहां जितनी जनसंख्या थी उसके आधार पर सीटें निर्धारित की गई थी। उदाहरण के लिए कि जैसे 1971 में एक जिला है, उसकी जनसंख्या 10 लाख है,
तो वहां पर एक सीट लोकसभा की सीट तय की गई। लेकिन आज 2023 में लगभग 50 साल हो गए, तो अब जब उस जनसंख्या उसी जिले की 10 लाख से बढ़ के 30 लाख हो गई होगी अगर, तो फिर लोकसभा की सीट 1 से 3 की जा सकती है। तो इसको कहते हैं परसीमन लागू होना। तो जब जनगणना के बाद परसीमन लागू होगा तो संभावना है कि फिर देश में जो लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उनकी संख्या बढ़ जाए। तो ये उम्मीद है कि 2027-28 तक शायद परसीमन लागू हो जाएगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आज कानून बन जाता है तो फिर उसके लिए भी थोड़ा इंतजार कर लिया जाएगा, क्योंकि आप ये सोचिए कि कानून बनने में ही लगभग 27 से 28 साल लग गए। 1996 में पहली बार प्रयास किया गया था, आज 2023 में जाकर लग रहा है कि अब कानून बन जाएगा। तो कानून बनने में ही इतना टाइम लगता है, तो अब अगर कानून फाइनली बन जाएगा तो फिर उसका लागू होने का भी थोड़ा इंतजार कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों की अगर महिलाएं राजनीति में आती हैं तो इससे कितना फायदा होगा, इसको इतना क्रांतिकारी क्यों कहा जा रहा है। महिलाओं के राजनीति में आने से सबसे ज्यादा महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा। वो अपनी क्षमताओं का अच्छे से दोहन कर पाएंगी। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, बीमारी, मेंटल हेल्थ और भी कई समस्याएं हैं महिलाओं की, जिनको पुरुष अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो अगर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी तो वो अपनी समस्याओं का अच्छे से समाधान कर सकेंगे। इससे महिला सशक्तिकरण होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो महिलाएं हैं, जब उनकी भागीदारी डिसीजन मेकिंग में होगी, जब वो बड़े पदों तक पहुंचोगी, तो वो उनका मनोबल बढ़ेगा और जो बहुत सारी बच्चियां हैं उनके अंदर राजनीतिक जागरूकता आएगी, उनकी राजनीतिक शिक्षा बढ़ेगी, इससे उनकी भागीदारी और ज्यादा बढ़ेगी। यानी ये क्रम बढ़ता जाएगा, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और उनकी राजनीतिक मजबूती बढ़ती जाएगी। देश को क्या फायदा होगा अगर महिलाएं राजनीति में आती हैं इतनी बड़ी मात्रा में। पहली चीज ये है मित्रों कि देश में हमारे इस समय बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जल की कमी की समस्या, सूखा की समस्या, कुपोषण की समस्या, बीमारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या। ये ऐसी समस्या है जिन पर तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग जो पुरुष होते हैं जो बड़े पदों में, वो उनका रवैया टालने का होता है, पर जो महिलाएं होती हैं वो समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि हमारे घर में जब कोई समस्या आती है तो सबसे ज्यादा चिंतित हमारी माता बहनें हो जाती हैं, वो सबसे जल्दी समाधान ढूंढती हैं, जबकि घर के दूसरे पुरुष देखते हैं या चलो आगे देखा जाएगा या धीरे धीरे करते हैं, इस तरीके की सोच होती है। लेकिन चलो देखते हैं वाली सोच जो है महिलाओं में बहुत ही कम पाई जाती है। इसलिए अगर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है तो जो हमारे देश के सामने समस्याएं हैं उनका समाधान अच्छे से हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि महिलाएं समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। तीसरी चीज है कि महिलाओं के आने से हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, क्योंकि अभी तक 48% जनसंख्या हमारे देश की साइडलाइन थी, कुछ ही परसेंट उनकी भागीदारी थी। तो मित्रों, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि सबकी भागीदारी हो, सर्व प्रतिनिधित्व हो। अगर महिलाओं की भागीदारी इतने अच्छे से सुनिश्चित होगी तो फिर हमारे देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। चौथी चीज, महिलाओं की भागीदारी होने से सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि महिलाएं सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के विभिन्न समाजों में सबसे पिछड़े और दोयम दर्जे में रही हैं। तो अगर उस दोयम दर्जे वाली जो हमारी जनसंख्या है, जिसे हमने जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखा, अगर अब उसको उठाते हैं, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, तो इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक फायदा होगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार में कमी आएगी। आप जानते हैं मित्रों कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पुरुष करते हैं। महिलाएं अपने मान, सम्मान और गरिमा के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए वो अपने सम्मान को जल्दी दांव पे नहीं लगाती। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जब महिलाओं की भागीदारी बड़े पदों में होगी तो भ्रष्टाचार के केस कम होंगे, क्योंकि वो जल्दी अपनी अस्मिता को भ्रष्टाचार करके दांव पे नहीं लगाएंगी। तो इससे भ्रष्टाचार में कमी आने की उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि जब महिलाएं शामिल होंगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, तो फिर विविधता आएगी लोगों के विचारों में, क्योंकि अभी तक ज्यादातर डिसीजन मेकिंग में पुरुषों के विचार हावी होते हैं। जब उसमें बड़ी मात्रा में महिलाओं के विचार भी शामिल किए जाएंगे तो फिर डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो कुल मिला के मित्रों, इस तरीके के कई फायदे हैं जो इस कानून के आने से होंगे, इसीलिए इस कानून को बहुत क्रांतिकारी कहा जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि अब ये विधेयक कानून बन जाएगा और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी राजनीति में। तो महिला आरक्षण विधेयक के बारे में ये कुछ बातें आपके साथ करनी थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
और मित्रों, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।